हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो तक हम अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 7 को फुल स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको वो चैप्टर देखना है तो ऊपर प्लेलिस्ट की लिंक है जिसमें उसके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। कंप्लीट स्टडी करेंगे हम लोग इस चैप्टर को, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को, और सबसे इजीएस्ट वे के अंदर स्टडी करेंगे। जिन बच्चों को कंफ्यूजन रहता है हेरिडिटी के अंदर, इवोल्यूशन के अंदर, मेंडल के जो लॉज हैं उनके अंदर, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं और अब इसके आगे आपको कोई भी कंफ्यूजन इस चैप्टर के अंदर नहीं रहने वाला है। ये जो चैप्टर का नेम है ना, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, नेम के अंदर ही दो टर्म आती हैं और इन्हीं पे ये सारा चैप्टर टिका हुआ है। दोनों को सेपरेट अलग अलग डिस्कशन करेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूं कि एक्चुअल में रिप्रोडक्शन है क्या। देखिए, रिप्रोडक्शन, री का मतलब क्या है? पुनः, मतलब दोबारा। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन। तो दोबारा से उत्पादन, दोबारा से प्रोडक्शन, किसका? इंडिविजुअल्स का, एनिमल्स का हो सकता है, प्लांट्स का हो सकता है, ह्यूमंस में हो सकता है, सभी के अंदर रिप्रोडक्शन है वो होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ रिप्रोडक्शन, तो दो टाइप का नॉर्मली हमारा रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है सेक्सुअल, दूसरा होता है एसेक्सुअल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पार्टनर्स होते हैं, एक तो फादर और एक मदर। फादर है वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, मदर है वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो स्पर्म्स होते हैं, जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो एग्स होते हैं, और ये दोनों मिलकर के जायगोट फॉर्मेशन करते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। बहुत आसान सी बात है, आपने इतना तो छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ रखा होगा। दूसरी बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो जैसे कि हमने प्लांट का एक पीस काटा, प्लांट के किसी ब्रांच को काटा और ले जाकर के उसको दूसरी जगह लगा दिया और उससे एक नया प्लांट बना, तो यहाँ पे कैसा रिप्रोडक्शन हुआ? एसेक्सुअल हुआ। हाइड्रा ने अपनी बॉडी से एक बड निकाला, हाइड्रा ने अपनी बॉडी से ही एक स्वेलिंग टाइप की स्ट्रक्चर निकाली जिसको हमने बड कहा, और उस बड को मैच्योर करते करते वो नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो गया। ऐसा जो स्ट्रक्चर था, ऐसा जो रिप्रोडक्शन था, इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल था, जिसमें केवल एक ही पार्टनर ने, उसमें मेल और फीमेल यानी मदर और फादर दो जनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसमें केवल एक ने खुद हाइड्रा है, अपनी बॉडी का एक साइड से बड निकाल रहा है और वो बड डिटैच हो रहा है और उससे नया हाइड्रा बन रहा है। तो सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में हम लेंगे। तो ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना अब हम आगे हेरिडिटी को नहीं समझ पाते। तो आज के वीडियो के अंदर अब हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि हेरिडिटी क्या है और वेरिएशंस क्या है। So what is heredity? So in simple words we can say that the transfer of characters from one generation to another generation। देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम हेरिडिटी कह रहे हैं। देखिए, अच्छा, ये जो पहली जनरेशन है ये कौन है? ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फादर, और ये कौन है? मदर। ये जो मदर और फादर हैं ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? अपने गैमेट्स को, और ये गैमेट्स हैं वो फ्यूज होकर के क्या बना रहे हैं? जायगोट। और इन फ्यूचर ये जायगोट है वो डेवलप हो जाएगा फोइटस में, और फोइटस से एक बेबी का जन्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस जायगोट से बेसिकली क्या हो गया? एक बेबी का जन्म हो गया। भाई जायगोट से क्या बन गया? एक बेबी बन गया। तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो तो है ये पेरेंट्स, और जो सेकेंड जनरेशन है वो ये है जायगोट। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, अनदर जनरेशन में, तो यहां पे ये हमारी फर्स्ट जनरेशन थी और इसके बाद ये क्या हो गई? हमारी अनदर जनरेशन हो गई। तो एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, इसको हेरिडिटी कह रहे हैं। अच्छा, ये बार बार कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, ये कैरेक्टर्स क्या है? आइज का कलर कैरेक्टर हो सकता है, स्किन का कलर कैरेक्टर हो सकता है। आपने देखा होगा किसी के बाल घुंघराले होते हैं तो बालों की साइज वो एक कैरेक्टर हो सकती है। जो ईयर्स होते हैं, कान, कईयों के कान है वो बिल्कुल सटे हुए होते हैं, कईयों के कान थोड़े अलग होते हैं, ये कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है ना। आइज का जो पुपिल है, आइज का जो कलर है वो एक कैरेक्टर है ही अपने आप में। ठीक है, तो अलग अलग बॉडी की जो शेप है वो एक कैरेक्टर हो सकता है। हाइट है, किसी की हाइट छोटी होती है, किसी की हाइट लंबी होती है, ये कैरेक्टर हो सकता है। ये तरह तरह के कैरेक्टर हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में हर जगह कैरेक्टर ही तो है, और है क्या? इन्हीं कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना, इसको हम क्या बोल रहे हैं? हेरिडिटी बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है।
यहाँ पे जितना आपको एग्जामिनेशन में लिखना है हेरिडिटी के बारे में, वेरिएशन के बारे में, सब कुछ मैं बताऊंगा, चिंता मत करिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे। इस चैप्टर में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही रहती है कि एग्जामिनेशंस में कैसे लिखें। समझ में तो सब कुछ आ जाता है पर एग्जाम में नहीं लिख पाते, उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ उसके सारे नोट्स आपको दे दूंगा, स्क्रीन पर से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जितने सारे करेक्टर मैंने बताए, इनका ट्रांसफर होना ही क्या होता है, हेरिडिटी होता है। अब एक और जो टर्म है वो क्या है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन वैसे तो हम सेपरेट पढ़ने वाले हैं, पर इवोल्यूशन है वो बाहर आपके इन्वायरमेंट में, आपके आसपास के इन्वायरमेंट में जो चेंजमेंट होते हैं, उन चेंजमेंट से आपकी बॉडी किस तरह से अडॉप्ट करती है अपने आप को, उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। पर उसको सेपरेट स्टडी करेंगे। आज हम केवल हेरिडिटी की बात कर रहे हैं और अब वेरिएशन की बात करेंगे। तो आपकी एनसीईआरटी में एक सिंपल टॉपिक दिया गया है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमने देखा दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस में क्या डिफरेंस आएगा? वेरिएशन खुद ही क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। यानी क्या आप अपने पेरेंट्स के जैसे एग्जैक्ट कॉपी नजर आते हैं? क्या बिल्कुल आप अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं? थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ना। या फिर दोनों बिल्कुल एक दूसरे के फोटोकॉपी हो? 100% नहीं हो ना। आपके फिंगरप्रिंट्स अलग होंगे, आपके फेस की थोड़ी शेप अलग होगी, आपका जो स्किन कलर है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, डिफरेंसेज होंगे ना। क्या एग्जैक्ट कॉपी थोड़ी हो? नहीं हो ना। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है, हम एक मान लो एक प्लांट है, प्लांट की एक ब्रांच को काटा, दूसरी जगह लगाया, तो वो जो उस ब्रांच से प्लांट बनेगा वो पहले जिस प्लांट की ब्रांच को हम तोड़ के लाए थे सेम उसके जैसा बनेगा। हाइड्रा ने क्या किया, ये हाइड्रा है, ठीक है, अपनी बॉडी से एक बड निकाला और इस बड से दूसरा हाइड्रा बना दिया। इस हाइड्रा के सेम ये हाइड्रा बनेगा, दोनों हाइड्रा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे। तो इनमें वेरिएशंस होते तो हैं पर 0.01, यानी आप ये कह सकते हैं कि 99.99% इनके अंदर जो वेरिएशंस होते हैं वो नजर नहीं आते हैं, ठीक है। यानी अगर वेरिएशंस होते भी है ना थोड़े बहुत, तो बिल्कुल नजर नहीं आते। 99.99% तो ये बिल्कुल सेम नजर आते हैं, एज इट इज अपने पेरेंट के जैसे, क्योंकि मेल और फीमेल पार्टिसिपेट कर नहीं रहे, एक से ही बना है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हुआ है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आप अपने पेरेंट्स की एक एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं है, आप उनके जैसे दिखते हैं। लोग आपको आके बोलते होंगे आपकी हाइट तो बिल्कुल आपके पापा पे गई है, ठीक है, या फिर आपको बोलते होंगे कि आपकी आईज तो बिल्कुल आपके पेरेंट्स जैसी, यानी आपकी मम्मी जैसी दिखती है, आपकी नाक तो बिल्कुल आपके पापा पे गई है, आपके बाल तो घुंघराले हैं, ऐसे तो आपके पापा के हैं या आपकी मम्मी के हैं, ऐसा बोलते हैं ना। ये क्या है, ये सारी वेरिएशंस तो हैं, ये आपके पापा जैसे हैं, पर क्या सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पेरेंट्स जैसा है? एग्जैक्टली आपके पेरेंट्स जैसा नहीं है भाई। वेरिएशंस आए जरूर हैं, चाहे कम आए हैं पर वेरिएशंस आए हैं। तो यहां पे वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, पर ये वेरिएशंस है ना वो बहुत थोड़े थोड़े होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एकदम से, मान लो एक गाय का बच्चा है वो एक गाय के जैसा ही तो दिखेगा, एक इंसान का बच्चा है, एक इंसान का चाइल्ड है, वो इंसान के जैसा ही तो दिखेगा, एक कैमल का चाइल्ड है कैमल के जैसा ही तो दिखेगा। क्या कभी ऐसा होता है कि भाई गाय का बच्चा है वो एकदम से ऊंट जैसा दिखने लगा? नहीं होता ना। इस तरह के वेरिएशंस नहीं आते। वेरिएशंस आते हैं, ये बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। कई केसेस में ये बेनिफिशियल होते हैं। बेनिफिशियल कैसे होंगे? जैसे कि सपोज करिए आपके जो पेरेंट्स हैं उनके ब्रेन की पावर उतनी अच्छी नहीं है, पर आपका जो ब्रेन है उसकी पावर बहुत अच्छी है, तो आपके अंदर सेम अपने पेरेंट्स जैसा ब्रेन आता, तो क्या यह वेरिएशन थोड़ी होता है? तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो गया। वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं, बदलाव, तो आप में बदलाव आया है, आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा डेवलप होके आया है, ठीक है ना, तो अच्छा हो गया आपके लिए वेरिएशन। लेकिन वहीं पे क्या हो जाए कि मान लो आपके पापा के हाथ में 5 अंगुलियां हैं, मान लो क्या होंगी, लगभग 5 ही होती हैं, लेकिन आपके हाथ में 6 अंगुलियां आ जाए, क्या ये वेरिएशन आपके लिए फायदेमंद हुआ? नहीं हुआ। ठीक ऐसे एक और एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म से ही फिजिकली डिसेबल होते हैं। क्या उनके फादर भी फिजिकली डिसेबल हैं या उनकी मदर भी हैं? नहीं है, लेकिन फिर भी वो बच्चे हैं, वो फिजिकली डिसेबल है। कई बच्चों के जन्म से ही उनके पास बोलने की पावर नहीं होती, वो जन्म से ही अंधे होते हैं। ऐसा होता है बहुत बार, ये वेरिएशन की वजह से होता है। ये वेरिएशन हार्मफुल हुआ कि फायदेमंद हुआ? हार्मफुल हुआ, डेफिनेट सी बात है। तो वेरिएशन से वो हार्मफुल भी हो सकते हैं और फायदेमंद भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। आपके फादर के स्किन का कलर बिल्कुल बेकार था, आपके स्किन का कलर है वो बिल्कुल ब्राइट है,
ये फायदेमंद हुआ ना वेरिएशन, ठीक, आपके लिए तो फायदेमंद ही हो गया। तो ये जो वेरिएशंस हैं ये थोड़े थोड़े करके आते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ऐसा नहीं होता कि एकदम से बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गया कि भाई गाय का बच्चा है बिल्कुल ऊंट जैसा दिखने लगा, इंसान का बच्चा है गाय जैसा दिखने लगा, ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर लंबे समय तक आप इन वेरिएशंस को ऑब्जर्व करेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे आपके ये जैसे मान लेते हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अब ग्रैंड पेरेंट्स से ये मान लेते हैं जायगोट बनाए और ये जो बेबी आए ये आपके फादर है। अब आपके पेरेंट्स से आप आओगे और आपकी आगे वाली आने वाली एक और जनरेशन आएगी और उस एक और जनरेशन से उसके आगे वाली जनरेशन आएगी। उस जनरेशन को और इन ग्रैंड पेरेंट्स को अगर आप देखोगे ना मैच करके, तो आपको दिखेगा कि इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा गैप है। आप सोचोगे कि ये इंसान ही है क्या, ये दोनों क्या एक ही इंसान है, आपको ऐसा दिखेगा। भाई आपके ग्रैंड पेरेंट्स है ना वो थोड़ी सी आपको बहुत अलग नजर आएंगे, और ये जो अभी जो बच्चा है यानी आपके आगे आने वाली 10-15 जनरेशन के बाद का जो बच्चा है वो आपको कुछ अलग ही नजर आएगा। तो जो बहुत थोड़े वेरिएशंस आते हैं ना, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपके पेरेंट्स में आए थे थोड़े से थे, आपके पेरेंट्स से आप में आए बहुत थोड़े से वेरिएशंस थे, आपसे आपके बच्चों में गए थोड़े से वेरिएशंस थे, लेकिन होते होते ये वेरिएशंस वो बहुत सारे हो गए, ठीक है ना। और अब जो वेरिएशंस है वो जो नया बच्चा है ना 15 जनरेशन के बाद वाला, इस ग्रैंड पेरेंट्स से मैच करोगे ना तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि तो अलग अलग प्रजाति तो नहीं है कहीं। भाई आप आदि मानव को देखो, पुराने जमाने वाला जो आदि मानव होता था, क्या उसका ब्रेन आपकी तरह डेवलप था? नहीं था। क्या आपकी स्किन, आपके बॉडी पार्ट, जो आपके जो हेयर्स जितने अच्छे अब होते हैं सिल्की, क्या उसके आदि मानव के थे? नहीं थे। तो क्या यानी जितने सारा डेवलपमेंट धीरे धीरे आपके अंदर आया है, ये सारे क्या है? वेरिएशंस की वजह से तो आया है। तो वेरिएशंस क्या हो रहा है, जब डीएनए कॉपी होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो वहां पे कुछ डीएनए की स्ट्रक्चर्स में चेंजमेंट आ जाते हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं? वेरिएशंस। अच्छा, ये जो चेंजमेंट जिससे हो रहे हैं उस करेक्टर को हम कहते हैं जीन। ये जो करेक्टर है ना, उस करेक्टर को मैंने बोल रहा है ना, जैसे हाइट का करेक्टर है तो आप क्या कहोगे? जीन। बोलते हैं ना भाई आपके पेरेंट्स के तो जीन अच्छे हैं, और इन जीन्स के ट्रांसफर होने को क्या कह देते हैं? इसकी स्टडी करते हैं तो जेनेटिक्स। ये जो ब्रांच है जेनेटिक्स है, तो जीन्स के ट्रांसफर होने को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो जेनेटिक्स हो जाती है, समझ गए ना। तो जीन्स का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ठीक, वो हेरिडिटी हो जाएगी आपकी। अच्छा, जीन क्या है समझिए बात को। ये मेल गैमेट्स हैं, वो एक सेल है भाई, मेल गैमेट है, स्पर्म है ना, वो एक सेल ही तो है, और जो एग्स हैं वो भी एक सेल है। और आपको पता है सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। भाई ये एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में बताओ मेरे को डीएनए होता है? अच्छा होता है, ठीक है, ये डीएनए होता है, ये डीएनए हो गया आपका। अच्छा एक बात बताओ, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होते हैं? आपको याद होगा कि भाई टोटल 23 और 23 टोटल कितने, यानी 23 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम होते हैं ना। 23 मदर फादर देगा, 23 मदर देगी, जायगोट में कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जिस करेक्टर को लेके घूम रहे हैं उस करेक्टर को जीन कहा जाता है। आप चाहे करेक्टर कह लो उसको, चाहे आप जीन कह लो, एक ही बात है भाई, हाइट का करेक्टर या फिर हाइट का जीन, समझ गए ना। तो जीन है वो सिंपल एक वर्ड है जो करेक्टर के लिए यूज किया जाता है कि भाई जीन्स है वो अपने फादर से बच्चे में ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब जीन मतलब करेक्टर। जैसे हाइट है, हाइट का जीन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जैसे बाल घुंघराले हैं तो बालों का जीन ट्रांसफर हो रहा है, करेक्टर ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि स्किन का कलर कुछ भी है तो वो ट्रांसफर हो रहा है, जीन मतलब करेक्टर ही ट्रांसफर हो रहे हैं। तो वेरिएशन समझ में आया आपको। एसेक्सुअल में वेरिएशंस हैं वो आपको दिखाई नहीं देते, होते जरूर हैं पर बिल्कुल आपको नजर नहीं आते। सेक्सुअल में वेरिएशंस होते भी हैं, नजर भी आते हैं, पर एकदम से इतने ज्यादा नहीं होते कि भाई मैंने बताया ना कि गाय का बच्चा है घोड़े जैसा दिखना लगे, या गधा है एकदम से घोड़ा बन गया, घोड़ा एकदम से गधा बन गया, इतने ज्यादा वेरिएशन भी नहीं होते हैं। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक पेरेंट नजर आएगा और इस पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। और इन दोनों बच्चों के देखिए 2-2 बच्चे हैं। आप देख सकते हैं इन सबकी बॉडी की शेप एक जैसी है, सबके एक ऊपर हेड है, सर है, साइड में 2 हाथ है और नीचे पैर है और बीच में बॉडी है। ये सबकी शेप आप एक जैसी देख पा रहे होंगे, लेकिन आप डिफरेंस देखिए क्या है। पहला जो पेरेंट है ना, पेरेंट से जो 2 बच्चे हुए, एक के तो पैर देखो येलो हो गए, और एक का जो सर है, एक का जो हेड है वो रेड हो गया, एक वेरिएशन आ गया। अच्छा अब दूसरा वेरिएशन आएगा, इन बच्चों में भी तो आएंगे आगे वेरिएशन। अच्छा अब देखो, जो एक बच्चा जिसका सर लाल है, जिसका सर रेड है, उसके 2 बच्चे हैं और उनका सर तो लाल ही है, लेकिन एक के हाथ देखो, एक का हाथ तो स्काई कलर का हो गया और दूसरे का हाथ पिंक कलर का हो गया। और जो दूसरा बच्चा था जिसके पैर येलो कलर के थे, उसके भी 2 बच्चे हैं, उनमें से एक का जो बॉडी कलर है वो देखिए कैसा हो गया, स्काई कलर का, और एक का जो बॉडी कलर है वो सेम है। अब देखिए ये जो नीचे नीचे वाले बच्चे हैं, इनको सबसे ऊपर वाला जो पेरेंट है ना, यानी जो दादा है, भाई दादा के बच्चे, फिर उनके यानी
यानी जो ऊपर ही ऊपर वाला पेरेंट है ना, उसको मैच करिए। तो देखिए ऊपर वाला जो है वो बिल्कुल पूरा आपको ब्लू नजर आएगा, और जो लास्ट वाले हैं वो देखिए आपको जिसमें हाथ भी अलग है, सर भी अलग कलर का है, पैर भी अलग कलर का है। तो क्या देखने से लग रहा है ये उसके ही बच्चे हैं या उसकी संतान है? तो यही मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि भाई आपके पेरेंट्स से आप थोड़े से वेरिएशंस हैं, एग्जैक्टली सेम थोड़ी हैं, थोड़ी वेरिएशंस हैं, पर अगर 6, 7, 10, 12 जनरेशन के बाद का कोई बच्चा लेके आओगे ना, और वो अब आपके पेरेंट्स से मैच करके देखोगे या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मैच करके देखोगे, तो उन दोनों के अंदर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नजर आएंगे। ये बहुत सारे वेरिएशन जुड़ के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सिंपल आपकी हार्डिटी और वेरिएशन दोनों टर्म है। हार्डिटी का क्या है? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्या बोलेंगे? हार्डिटी बोलेंगे। वेरिएशन क्या? इन कैरेक्टर्स के ट्रांसफर होते टाइम जो बदलाव आ गया उसको हम वेरिएशन बोलेंगे। भाई एक पेरेंट के 3 बच्चे हैं, क्या तीनों की हाइट बिल्कुल एक समान होती है? क्या तीनों का हेयर कलर एक समान होता है? क्या तीनों का आइज कलर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है? नहीं होता ना, सबका अलग अलग होता है। भाई आपके पेरेंट्स के मान लो आप 2 बच्चे हो, जो आपका ब्रदर है उसके बाल तो घुंघराले हैं लेकिन आपके नहीं है। ये वेरिएशन का तो कमाल है, ठीक। तो वेरिएशंस डिफरेंट कैरेक्टर्स को जन्म देते हैं, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज आ जाती है। अच्छा, ये जो वेरिएशंस है वो आते क्यों है? तो डीएनए की स्ट्रक्चर में चेंजमेंट होता है। भाई आखिर ये स्पर्म क्या है? एक सेल है। आखिर ये एग क्या है? ये भी एक सेल है। सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, डीएनए की स्ट्रक्चर से इसको समझते हैं कि ट्रांसफर होते टाइम हुआ क्या है। तो देखिए डीएनए आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। अगर आप डीएनए को देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो नजर आती है। तो यहां से ऊपर से देखिए, मैं थोड़ा सा और ठीक कर देता हूं इसको। कुछ इस तरह से आपको डीएनए की स्ट्रक्चर है वो नजर आएगी, और इसके अंदर देखिए बहुत सारी बॉन्डिंग होती है। ये बॉन्डिंग बता सकते हैं किसके बीच होती है? देखिए ये क्या है? ये बॉन्ड है, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? बहुत सारी बॉन्डिंग है। और ये आपकी स्ट्रक्चर किसकी है? आपके डीएनए की स्ट्रक्चर है। तो ये जो बॉन्डिंग है वो है किसके बीच? तो ये यहाँ पे डीएनए के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे ए, टी, सी और जी। ये ATCG क्या है? ए है आपका यहाँ पे एडेनिन, टी है वो क्या है? थाइमिन, सी है वो क्या है? साइटोसिन, और जी है वो क्या है? गवानिन। ये 4 आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनके बीच डीएनए में बॉन्डिंग होती है। ये बॉन्डिंग टूटती है जब कैरेक्टर फादर मदर से जायगोट में जाते हैं ना, जब ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग है ना वो ब्रेक डाउन होती है। तो ये बॉन्डिंग भाई ब्रेक डाउन हो गई, यहां से ऐसे ब्रेक डाउन हुई, तो फिर से ये बॉन्ड है वो रीअरेंज होते हैं। जैसे रीअरेंज कैसे होंगे? भाई यहाँ पे पहले जी था, जी की जगह मान लेते हैं अब मिट करके क्या आ गया? यहाँ पे आ गया टी, ठीक है। टी था, उसकी जगह क्या चला गया? टी की जगह चला गया जी। तो इस तरह से ये जो बॉन्डिंग है ना वो चेंजमेंट हो रही है। भाई टी है, वहां पे सी आ गया, सी की जगह जी आ गया। इस तरह से जो सारी बॉन्डिंग है ना, जो पहले कुछ अलग तरह से अरेंज थी, अब ये टूट करके कुछ डिफरेंट तरह से अरेंज हो गई। भाई जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, इन सब के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ना वो टूट गई है, ब्रेक डाउन हो गई है, और वो रीअरेंज हुए हैं, और उसकी वजह से ये वेरिएशन आए हैं। भाई जैसा डीएनए रिजल्ट तो वैसा ही होगा ना। भाई लड्डू का टेस्ट कैसा होगा? जो सामान, जो मटेरियल लड्डू के अंदर डला हुआ है, लड्डू का तो टेस्ट बेसिकली वैसा ही आएगा। तो डीएनए के अंदर जो स्ट्रक्चर है बाहर से तो वैसा ही दिखेगा ना उसकी बॉडी। तो ये जो जायगोट की बॉडी है, इसके अंदर जो चेंजमेंट्स आते हैं, चाहे वो बालों के कलर में आए, चाहे वो बालों की शेप में आए, चाहे वो आईज के कलर में आए, चाहे वो स्किन के कलर में आए, कहीं भी आए, चाहे वो उसकी हाइट में आए, कहीं भी आए, ये सब इन बॉन्डिंग के टूटने का कमाल होता है। जो डीएनए के अंदर ये जो बॉन्डिंग है एंजाइम्स के बीच, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन, इनके बीच जो ये बॉन्डिंग है ना, इनके टूटने का कमाल होता है वेरिएशन। तो देखिए इसको लिखना कैसे है? सबसे पहले हेरिडिटी की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने है। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एन हेरिडिटी। उसके बाद जो ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो कुछ इस तरह से आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी खास जो वेरिएशंस है वो हमें नजर नहीं आते। भाई वेरिएशंस क्या है? विभिन्नताएं, बदलाव, तो वो हमें एसेक्सुअल के ड्यूरिंग तो नजर आते नहीं है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी जो सिमिलरिटीज हैं वो अलग वेरिएशंस के अंदर बदल जाती हैं, और जिनको हम देख सकते हैं, और ये होता है डीएनए कॉपिंग के थ्रू, ठीक है ना। उसके बाद वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस की डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो रहे थे तो उन कैरेक्टर्स के अंदर जो बदलाव आ गए उनको हमने वेरिएशन कहा। तो ये था आपका हेरिडिटी और वेरिएशन। अब हेरिडिटी के तीनों जो लॉ हैं मेंडल के, इन तीनों लॉज को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको हेरिडिटी समझ आया होगा। आई होप आपको जीन्स क्या है, कैसे डीएनए की बॉन्डिंग टूटती है, रीअरेंज होते हैं, ये सब आपको समझ आ गया होगा। वेरिएशंस क्या है,
ठीक है। अगर यहाँ पे ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, ताकि यहाँ पे हमें मोटिवेशन मिल सके आपके साथ आगे बने रहने के लिए, आगे यहाँ पे वर्क करने के लिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आते रहें रेगुलर वीडियोज के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।